शेरनी से मिलिए कि पुनः भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि मातृशक्ति को लेकर, मातृशक्ति की क्या स्थान है वहां और कितना वो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। कांग्रेसियों के पाखंड को किया उजागर। अगर इन चारों धामों को में से बद्रीनाथ धाम को मुंबई ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। मुंबई के वसई के अंदर बद्रीनाथ मंदिर बनाने का काम हरीश रावत जी की सरकार में हुआ। केदारनाथ से दिखाई रोजगार की गोल्डन पिक्चर। 16.5 लाख यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने इस साल बाबा केदार के दर्शन किए और जब इतनी संख्या में लोग यहाँ आए होंगे तो आप समझ सकती हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने केदार घाटी में कितना रोजगार दिया होगा। विकसित उत्तराखंड की आत्मनिर्भर महिलाओं से कराया परिचित। केदारनाथ धाम के लिए प्रसाद महिलाएं बना रही हैं। बीच में मैं देख रही थी चौलाई जो हमारे यहाँ होती है उसके लड्डू के रूप में, हमारे यहाँ मंडवे के लड्डुओं के रूप में, जो मंडवा हमारे यहाँ बड़ा विख्यात है। तो ये सारी चीजें ये आपकी वोकल फॉर लोकल है। NMF न्यूज पर मिस इंडिया से भाजपा युवा नेता बनी अनुकृति गोसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, NMF न्यूज से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मैं आपको लेकर आई हूं देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है और वो भी केदारनाथ के उपचुनाव सीट को लेकर। और इसी पर बात करने के लिए जो कि यहां से भाजपा की तरफ से आशा नौटियाल जी को उतारा गया है चुनावी मैदान में, तो उनको जिताने के लिए ज़मीनी स्तर पर जो तैयारियाँ चल रही हैं किस प्रकार से चल रही है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की सबसे युवा नेता अनुकृति गोसाई जी। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आप ही ने कहा था कि भाई मैं चाहती हूँ, मेरा संकल्प है, लक्ष्य है कि देवभूमि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाओ। क्या लगता है आपको कि इस विकसित राज्य को बनाने में आशा नौटियाल जी कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि आप ही की पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो? देखिए, मैं सोचती हूँ कि जहाँ तक हम देवभूमि उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने की बात करते हैं तो ये सपना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और जिसको पूरा करने के लिए हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। आज हम केदारनाथ विधानसभा के अंदर हैं और इस बात से हम सभी परिचित हैं कि जो लगाव, जो अपनापन और जो आस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केदारनाथ धाम से है वो हम सभी लोगों ने देखी है। मुझे लगता है कि शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 6 से 7 बार का दौरा केदारनाथ धाम का कर चुके हैं और उनके आने के बाद से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर्यटन में भी बहुत बढ़ावा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आज केदारनाथ धाम के लिए आ रहे हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से केदार घाटी के अंदर बहुत सारा रोजगार देता है। जहाँ तक बात आशा नौटियाल जी की है, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी केदारनाथ विधानसभा के अंदर अपना प्रत्याशी उतारा और केदारनाथ विधानसभा के अंदर किसी को टिकट दिया तो मातृशक्ति को टिकट दिया। चाहे 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, 2022 का चुनाव हो, 17 का चुनाव, हमेशा जो प्रत्याशी रहा, जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की रही वो मातृशक्ति के रूप में रही। और मुझे खुशी है इस बात की कि बाबा केदार का आशीर्वाद भी मातृशक्ति के साथ हमेशा रहा है। 2007-2002 में आशा नौटियाल जी यहाँ से विधायक रही। 2012 में हमारी दिव्यांगत स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी जी यहाँ से विधायक रही। 2022 में शैला रानी जी विधायक रही। तो मैं सोचती हूँ ये भी हम सभी के लिए, सभी मातृशक्ति के लिए बड़ी गौरवान्वित होने की बात है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि मातृशक्ति को लेकर, मातृशक्ति की क्या स्थान है वहाँ और कितना वो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। लेकिन आप देखिए, मनोज रावत जी को भी वो नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी यहाँ पे केदारनाथ सीट एक बार चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता, पत्रकारिता से निकलकर राजनीति में उतरे हैं, उनका भी लंबा अनुभव है। अब देखिए ना, आप इस बार राह चैलेंजिंग बहुत है। चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत करी। सबसे बड़ा पता है क्या, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई कांग्रेस अभी उपचुनाव जीती बद्रीनाथ का, अयोध्या जीत गए प्रभु राम की नगरी, और अब केदारनाथ वाली सीट टाके की नाक की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हो रहा है ना, जल को लेकर कांग्रेसी लोग ये आरोप लगा रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं कि भाई अब आप जल पे भी टैक्स लगा रहे हैं, लोगों के जो प्राकृतिक संसाधन है टैक्स लगा रहे हैं उस पर। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक आप कांग्रेस की आरोपों की बात कर रही हैं तो मैं सोचती हूँ ये
अब क्योंकि कोई बहुत सॉलिड मुद्दे उनके पास रह नहीं गए, तो बहुत से आरोप मैं सुन भी रही थी और इस बात में कोई सच्चाई नहीं। अभी बीच में वो कह रहे थे कि यहाँ बिल्कुल कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, मैं परसों ही उनका बयान देख रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि कल ही भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी देखेंगे और हमारे अध्यक्ष जी का भी बयान है कि पीसीएस की परीक्षाएं अभी हुई, बहुत से लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं और इसी जिले के अंदर से बहुत सारे जो पीसीएस अधिकारी हैं वो निकले हैं। जहाँ तक कि जल पे टैक्स की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। और ऐसे बहुत से आरोप हैं जो कांग्रेस के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। आप भी मुझे लगता है पूछेंगे उस बात को, तो मैं खुद ही शुरू करती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि केदारनाथ का रेप्लिका, केदारनाथ धाम की रेप्लिका दिल्ली में बनाने का आरोप एक बहुत बड़ा लगातार कांग्रेस लगाती जा रही है। मेरा सवाल है कांग्रेस के उन लोगों से जो इस बात को कह रहे हैं, शायद उनकी याददाश्त में थोड़ी सी कमी आ गई है। 2015 जब हरीश रावत जी की सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, गणेश गोदयाल जी बीकेटीसी के अध्यक्ष थे, तो सबसे पहले अगर इन चारों धामों को में से बद्रीनाथ धाम को मुंबई ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया। मुंबई के वसई के अंदर बद्रीनाथ मंदिर बनाने का काम हरीश रावत जी की सरकार में हुआ और बीकेटीसी के उस समय जो अध्यक्ष थे वो गणेश गोदयाल जी थे। क्या तब उनको धार्मिक भावनाओं की याद नहीं आई? या आज क्योंकि केदारनाथ के अंदर चुनाव है और इस मुद्दे को, और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो इस मुद्दे को लेकर आना है और ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाना है? मैं सोचती हूँ, देखिए, मंदिरों के ऊपर या धार्मिक आस्थाओं के ऊपर राजनीति करना एक सही बात नहीं है और मैं बिल्कुल इसकी पक्षधर नहीं हूँ। केदारनाथ बाबा हम सब के, उत्तराखंड वासियों के आराध्य देव हैं, हम सब के पूजनीय हैं और मैं सोचती हूँ कि हम सब की जो धार्मिक आस्था है वो उन पे बनी रहनी चाहिए। उसका राजनीतिकरण करना सही नहीं है। क्योंकि ये बात उन्होंने शुरू करी तो इसलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि 2015 में वसई के अंदर जो ट्रस्ट के अंतर्गत, जिसमें बहुत से पैसे जो प्रवासी हैं सबसे चंदे लिए गए और बद्रीनाथ धाम की शिलान्यास करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मुंबई पहुंचे, उन्होंने वहाँ शिलान्यास किया। तो ये सब चीज़ें तभी भी याद करनी चाहिए। और अगर आज हमारे मुख्यमंत्री किसी स्टेज पे खड़े भी हो जाते हैं तो उसका इतना बवंडर बनाया जा रहा है, जबकि मैं धन्यवाद कर रही हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने कैबिनेट में ले जाके ये प्रस्ताव पास किया कि उत्तराखंड के चारों धामों के नाम से कोई भी मंदिर देश के अंदर नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि चारधाम यात्रा का जो रूट है वो आप कुमाऊं रीजन के रामनगर से ही निकालेंगे। देखिए, ये कितनी, मतलब मैं सोचती हूँ कितनी भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। ये भी भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप दिल्ली से आती हैं और आपको केदार धाम जाना है, केदार बाबा के यहाँ जाना है, तो आप केदारनाथ ही तो जाएंगी, आप कहीं और तो नहीं जाएंगी। तो ये कैसी बात है? और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, इस बार की जो यात्रा थी वो 34 दिन कम हुई, लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने केदार बाबा के दर्शन किए। 16.5 लाख यात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने इस साल बाबा केदार के दर्शन किए। और जब इतनी संख्या में लोग यहाँ आए होंगे तो आप समझ सकती हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने केदार घाटी में कितना रोजगार दिया होगा। कांग्रेसी तो चिक चिक का बुला रहे हैं कि आपदा के तो टाइम पे शुरुआत के 3 दिनों तक तो कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी ने सुध नहीं ली, भाजपा ने कोई सुध नहीं ली। देखिए, अब मैं कटाक्ष नहीं करना चाहती, लेकिन 2013 की आपदा हम सब जानते हैं और हम सभी लोग परिचित हैं कि 2013 की आपदा आने के बाद कांग्रेस ने इस केदार घाटी की क्या दुर्दशा करी। शायद उसी का नतीजा था कि कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री चेहरा भी बदलना पड़ा और फिर 2014 में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया। अगर सारी व्यवस्थाएं अच्छी रहती, जनता आपसे खुश थी 2013 की आपदा के बाद, तो क्यों मुख्यमंत्री बदल दिया तुमने? देखिए, दूसरी चीज़, आज की अगर परिप्रेक्ष्य की आप बात करती हैं, आज जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9.5 करोड़ से ज़्यादा की जो धनराशि है वो आपदा प्रभावितों के खातों में डालने का काम किया है। और ये फैक्ट्स हैं, ये हम ऐसे ही भ्रम नहीं फैला रहे, ये सब फैक्ट्स हैं। उनके खातों में वो पैसा आया है और बहुत जल्दी। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि पुष्कर भाई, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अगर किसी को देखा तो पुष्कर सिंह धामी जी को देखा है। चाहे वो उत्तरकाशी की घटना हो, उनकी संवेदनशीलता हमने देखी कि उन्होंने वहाँ कैंप लगा के वो इतने दिनों तक वहाँ बैठे रहे। चाहे मरचुला की, परसों अल्मोड़ा की घटना हो, तुरंत वहाँ पहुँचकर उन्होंने हेलीपैड सर्विसेज से लेकर हर एक चीज़, मुआवजा जारी करने से लेकर इमीडिएट केदार घाटी के अंदर मुआवजे इमीडिएटली पहुँचाने की बात हो, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो जनता है वो इस बात का आकलन ज़रूर करेगी। जज जो है, असली जो जज है, जिन्होंने वोट करना है, जिन्होंने विधानसभा पहुंचाना है, वो तो जनता है और वो इस बात को भली भांति जानती है।
और समझती हैं कि अगर केदार घाटी के अंदर हम विकास की लहर को चाहते हैं, जो विकास के कार्य यहाँ पर अधूरे रह गए हैं, जिनकी घोषणाएं हुई हैं, उनको पूरा अगर कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी आशा नौटियाल जी को विजय बनाएंगे। चलिए, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि भाई पुष्कर सिंह धामी जी को फ्लावर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्लावर नहीं है, फायर है। लेकिन कांग्रेसी तो कह रहे हैं आपको डर है, आपको इस बात का डर है कि भाई आपके हाथ से बाबा की नगरी केदारनाथ भी चली जाएगी, क्योंकि अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, तभी तो भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं की जो फौज है वो यही उतार दी, यानी कि केदारनाथ सीट पर। देखिए, जहाँ तक वरिष्ठ नेताओं की बात है, तो क्योंकि आप जैसे आपने कहा ये आपदा का समय था और ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सारे लोगों को जो आपदा प्रभावित क्षेत्र थे जल्द से जल्द राहत मिले, जल्द से जल्द वहाँ पर सुविधाएं पहुँचे। इसलिए सभी बहुत सारे वरिष्ठ लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारियाँ लगाई गई थी, अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें भेजा गया था ताकि आपदा प्रभावित जो इलाके हैं उनको उनकी देखभाल हो सके और जल्द से जल्द सुचारू रूप से यात्रा शुरू हो सके। जहाँ तक बात हारने और जीतने की है, मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अगर कांग्रेस बद्रीनाथ चुनाव को देखकर उत्साहित है तो मैं उनके उत्साह को कोई डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं बस उनसे ये कहना चाहती हूँ कि झूठ और भ्रम फैलाकर मुद्दों पे बात करनी चाहिए। झूठे और भ्रम फैलाकर इस तरीके की जो राजनीति, जो वो धर्म की राजनीति आज कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ मैं इस चीज़ की पक्षधर नहीं हूँ। महिला सुरक्षित हैं आप ही के राज्य में? देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं सोचती हूँ बहुत, आज महिला होने के नाते मैं सोचती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और जहाँ तक हम देवभूमि की बात करते हैं, वहाँ ये बहुत, जैसे आप मुझे मालूम है कि जिस तरीके से हमने पूर्व में भी देखा कि भाजपा की सरकार जब भी रही है, हमेशा मातृशक्ति को, जैसे मैंने आपसे कहा, हमेशा उनको आदर करते हुए, जब हम केदारनाथ में आज खड़े हैं, हमेशा अगर आप टिकट अगर देखोगे और भारतीय जनता पार्टी का अगर आप रिकॉर्ड जब से राज्य बना तब से देखोगे, सारी हमेशा इस केदारनाथ विधानसभा के अंदर मातृशक्ति को उन्होंने उतारा है। तो ये रिस्पेक्ट है। ये जो मैं जिस तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी जब कहती है जो बात को वो करती भी है, और जिस तरीके से अभी हमारे पास नारी वंदन बिल की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने करी और उस बिल को पास किया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो बिल डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा होगा और बहुत जल्द जो 33% का आरक्षण है वो हमारी मातृशक्ति को मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो महिलाएं हैं वो राजनीति में आएँ। और राजनीति में आने से मतलब है कि जो सामाजिक बदलाव जो हम महिलाओं के लिए देखना चाहते हैं, समाज के अंदर देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन वो करने में संभव और सक्सेसफुल होंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो यही कहते हैं कि भाई अगला जो दशक है ना, देवभूमि उत्तराखंड का है। लेकिन इसी देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे हमने अभी हल्द्वानी की घटना देखी, तो जब ये देखा जाता है कि देवभूमि पे बाहरी लोग आते हैं, अवैध कब्जा भी जमाते हैं, जो यहाँ पे आके बस जाते हैं, क्या लगता है कि मज़ारें जो जगह जगह दिखती हैं, तो क्या एक भू कानून की मांग दशकों से चली आ रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कांग्रेस में ना ही आपकी सरकार? बिल्कुल। मैं इस मामले में मैं सोचती हूँ कि किसी भी दल के होने से पहले मैं एक उत्तराखंडी हूँ, और एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं दिल से इस बात को चाहती हूँ, हम सबकी भावनाएं इस बात से जुड़ी हैं कि मूल निवास 1950 के उस पर यहाँ लागू होना चाहिए, उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए, ताकि जो उत्तराखंड का आने वाला कल है, उत्तराखंड की जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए सुचारू चीज़ें रहें। और मैं इसकी पक्षधर हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसीलिए हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा है कि बहुत जल्द भू कानून के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है, बहुत जल्द इस पर वो शायद जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भू कानून भी जिस तरीके से उत्तराखंड का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भू कानून भी आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आएगा। देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल मेरा ये भी है कि देखिए इस लोकसभा सीट पे ना, मान लीजिए कि महिलाओं का मतदान ज़्यादा, क्योंकि 45,000 से भी ज़्यादा महिला मतदाता हैं यहाँ पे। महिलाओं के प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहूँगी स्वराज योजना और वोकल फॉर लोकल को लेकर, जो आप कहते हैं कि अपना खुद उद्यमी बनिए, लखपति दीदी, बिल्कुल। तो इसके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी आपकी रही है? अब अगर आप ये सीट, क्योंकि अभी आपको मौका मिला, अब जनता ने हाथ जिताया, अब दोबारा मतलब आशा नौटियाल जी खड़ी हुई हैं, तो महिलाओं के रोजगार के लिए क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए, अगर आप, जैसे आपने खुद ही इस बात को कहा कि लखपति दीदी जो एक बहुत अच्छी योजना स्वरोजगार के लिए यहाँ पे, देखिए हमेशा अगर आपने नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य सुना होगा, तो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो उन्होंने यहीं से दिया। हमेशा इस बात को प्रमोट करने वाले पहले प्रधानमंत्री मैं कहूँगी। और क्योंकि हमारी खुद की जो संस्था है, हम लोग खुद भी निरंतर रूप से वोकल फॉर लोकल के लिए काम करते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते हैं। लखपति दीदी से जो छोटी छोटी स्वयं सहायता समूह हैं, उनको बहुत मदद मिली है। जब समूह, जो छोटे छोटे समूह हैं, जब वो अपना हस्तकला का जो काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ बड़ा फेमस, मैं उदाहरण देके बोल रही हूँ,
पिसा नमक होता है, जैसे पिस्यू लूण हम गढ़वाल में कहते हैं, उसके काम को लेकर बहुत सी महिलाएं उस क्षेत्र के अंदर काम कर रही हैं। जब एक इनिशियल धनराशि उन्हें मिलती है बिजनेस सेटल करने के लिए या अपना छोटा सा व्यवसाय सेटल करने के लिए, मैं सोचती हूँ बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा प्रोत्साहन है उन्हें आगे बढ़ने के लिए। साथ ही घसियारी योजना हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर शुरू करी, जो अगर आपने देखा होगा, आप क्योंकि केदारनाथ भ्रमण कर भी रही हैं, और कंडे में जो हमारी बहनें इतना भारी बोझ लेकर, देखिए ये हमारी पहचान भी है। और मैं सोचती हूँ कि पहाड़ की जो बहनें हैं, पहाड़ की महिलाएं हैं, मेहनती बहुत है, मजबूत बहुत है, पहाड़ के जैसा उनका आत्मविश्वास है, तो उनके बोझ को हल्का करने के लिए घसियारी योजना उन्होंने शुरू करी। हम जिस तरीके से देख रहे हैं आज स्वरोजगार योजनाओं के लिए आपकी जो होम स्टे योजना है, और मैं सोचती हूँ बड़े सुचारू रूप से अगर आप घूमेंगी तो होम स्टेज ने भी उत्तराखंड के अंदर बहुत प्रोग्रेस करी है। जो वो लोन देने की, सब्सिडीज़ देने की जो योजना है वो धरातल पे उतरी है। जो सौर ऊर्जा की जो योजना है, जो सोलर की योजना है, वो भी उसने भी बहुत हमारे क्षेत्र के अंदर, विशेषकर जो गढ़वाल मंडल का क्षेत्र है, बहुत प्रभावित किया है। और बहुत से सोलर प्लांट्स जो है आपने यहाँ देखे होंगे जो स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं भी और जो हमारे यहाँ की जनता है उस बात को समझती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में केदारनाथ विधानसभा प्रगति की ओर अग्रसर है। और देवभूमि से ही जी हाँ, एक चीज़ और मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। अगर आपने देखा होगा जो केदारनाथ धाम के लिए प्रसाद महिलाएं बना रही हैं, बीच में मैं देख रही थी चौलाई जो हमारे यहाँ होती है उसके लड्डू के रूप में, हमारे यहाँ मंडवे के लड्डू के रूप में, जो मंडवा हमारे यहाँ बड़ा विख्यात है। तो ये सारी चीज़ें ये आपकी वोकल फॉर लोकल हैं, ये स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हैं। और वो जो प्रसाद है वो अब मंदिर में हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो ले जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मातृशक्ति को रोज़गार देने की एक पहल है, जिसकी मैं बहुत सराहना कर रही हूँ। चलिए, इसी के साथ जो कि आपने विश्व स्तर पर मिस इंडिया और देवभूमि उत्तराखंड से आपने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि बतौर मिस इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। तो आप भाजपा की युवा नेता हैं, फ्यूचर आपका आगे जनता तय करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल केदारनाथ की सीट से यहाँ से आप दर्शकों को क्या कहेंगी? आप किस उत्तराखंड को देखना चाहती हैं? आपके सपनों का उत्तराखंड क्या कहता है? देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि कल का उत्तराखंड कैसा था, शायद हो सकता है हमारी जो जनरेशन है या मेरे दगड़ चलन वाला जो मेरा भाई बहन छिन, जो मेरा युवा साथी छिन, हो सकता है कि कल के उत्तराखंड में हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान ना रहा हो, लेकिन आने वाला उत्तराखंड कैसा होगा ये तय करने वाले उत्तराखंड के युवा हैं। और आज हम सबको ये समझने की आवश्यकता है कि अगर हम उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व से, उनकी जो योजनाएं हैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। जब वो केदारनाथ धाम आए थे, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होने वाला है, उत्तराखंड के युवाओं का दशक होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आने वाला दशक वाकई उत्तराखंड का दशक होगा और हम उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड के रूप में देख पाएंगे। चलिए, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बहुत नमस्कार, धन्यवाद।